दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए ऑल हिट एग्जाम चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और लगातार मिलती रहे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। और दोस्तों आज से हम लोगों का यूपी टेट 2021 के लिए तैयारी शुरू हो गई है दोस्तों। और पहला क्लास हम लोगों का आज से प्रारंभ हो रहा है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा प्राथमिक स्तर और जूनियर स्तर दोनों के लिए। तो दोस्तों यूपी टेट 2021 की तैयारी के लिए आप सभी लोग हमारे साथ दोस्तों आज से एकदम मेहनत करके लग करके जुड़ जाइए ताकि आप लोगों का यूपी टेट परीक्षा इस बार बहुत ही अच्छे अंकों के साथ क्वालिफाइड हो जाए। और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि यूपी टेट की वैकेंसी बहुत ही अच्छी आ रही है और अगर आप यूपी टेट क्वालिफाइड कर लेंगे तो आप सुपर टेट के लिए योग्य हो जाएंगे और सुपर टेट क्वालिफाइड करने के बाद से मेरे मित्रों आपकी भी नौकरी लग जाएगी और आपका भी सपना पूरा हो जाएगा, आपके माता जी पिताजी का सपना पूरा हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज से आप सभी लोग ये प्रतिज्ञा करिए कि आप सभी मेरे साथ लास्ट तक बने रहेंगे जब तक यूपी टेट की परीक्षा क्वालिफाइड ना हो जाए। दोस्तों पहला क्लास होगा हम लोगों का यूपी टेट के लिए और आज हम लोग इस वीडियो में शुरुआत से प्रारंभ करेंगे दोस्तों यूपी टेट उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर 1 दोस्तों प्राथमिक स्तर का सॉल्व पेपर होगा दोस्तों। 13 नवंबर 2011 को ये पहली बार परीक्षा हुआ था यूपी टेट का और इस परीक्षा में दोस्तों जो 30 बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे सीडीपी अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में अर्थात बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में दोस्तों, तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग आज इस वीडियो में हल करेंगे दोस्तों। और बारी बारी से हम लोग 2011 से लेकर के 2020 तक 19 तक जो भी परीक्षाएं हुई हैं यूपी टेट की प्राथमिक स्तर की और जूनियर स्तर की, उन सभी परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को हम लोग बारी बारी से क्रम से लगातार डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो शुरुआत से आज 2011 से प्रारंभ करते हैं और दोस्तों बहुत ही अच्छा तैयारी हो जाएगा अगर आप केवल प्रीवियस ईयर के पेपर को रिवीजन कर लेंगे और साथ ही साथ दोस्तों मास्टर क्लास तो बीच बीच में चलता रहेगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो मेरे दोस्तों भाग 1 में आपका शिक्षा शास्त्र बाल विकास मनोविज्ञान पूछा जाता है उत्तर प्रदेश यूपी टेट में। पहला प्रश्न जो दोस्तों आपका आया था 2011 में प्राथमिक स्तर में कह रहा है कि निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। ऑप्शन ए शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, ऑप्शन बी शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, ऑप्शन सी विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर और ऑप्शन डी शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो दोस्तों पहले नंबर के इस प्रश्न में आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर दोस्तों, क्योंकि इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न कक्षाओं का मतलब क्या है प्राथमिक कक्षाओं दोस्तों, और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण की जो खेल विधि होती है अर्थात पढ़ाई लिखाई करने का जो तरीका खेल के माध्यम से सिखाया जाता है वह हमेशा बच्चे के विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी आपका पहले नंबर के प्रश्न में राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों दूसरा प्रश्न कह रहा है डिसलेक्सिया संबंधित है। ऑप्शन ए मानसिक विकार से, ऑप्शन बी गणितीय विकार से, ऑप्शन सी पठन विकार से और ऑप्शन डी व्यवहारिक विकार से। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सी टेट यूपी टेट और लगभग हर प्रकार की टेट परीक्षाओं में पूछा जा चुका प्रश्न है। तो दोस्तों डिसलेक्सिया जो एक बीमारी है यह पठन विकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर पठन विकार राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। और इस प्रश्न को आप लोग बहुत बार हल किए हैं आपको पता भी होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट अपना तीसरा प्रश्न है यूपी टेट 2011 की परीक्षा में बाल विकास मनोविज्ञान में पूछा गया प्रश्न तीसरे नंबर पर विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। दोस्तों यूपी टेट 2011 का पेपर वाकई में आसान पेपर था, आप लोग देख पा रहे हैं। ऑप्शन ए है दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, ऑप्शन बी विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, ऑप्शन सी विशेष विद्यालय द्वारा और ऑप्शन डी विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के द्वारा। तो दोस्तों तीसरे नंबर के इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, अर्थात विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध जो है वह दूसरे सामान्य बच्चों के साथ ही होना चाहिए, उनमें कहीं भी भेदभाव या अंतर नहीं होना चाहिए दोस्तों। ऐसा नहीं है कि बच्चा भले ही विशेष रूप से जरूरतमंद है तो उसको अलग हम नहीं करेंगे, अगर अलग करेंगे तो उसके मन में कहीं ना कहीं अपने प्रति कमी महसूस होगा, वो अपने आप को समाज से अलग करने के बारे में सोचने लगेगा। तो हमको सभी को एक साथ लेकर के चलना है, चाहे बच्चा हमारा कैसा भी हो, बच्चा हमारा गरीब है अमीर है
मानसिक रूप से कमजोर है, फिर भी हम सबको एक साथ लेकर चलेंगे। तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका दूसरे समान बच्चों के साथ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका चौथा प्रश्न कह रहा है कि अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण। ऑप्शन ए सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है। ऑप्शन बी पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है। ऑप्शन सी एक दिशी रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है। और ऑप्शन डी नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो दोस्तों चौथे नंबर के इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है, निर्माण करता है दोस्तों। अर्थात अधिगम के प्रक्रम में, अर्थात अधिगम की प्रक्रिया में, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, मोटिवेशन जो होता है, ये हमेशा नए जो सीखने वाले होते हैं, जो नया तरीका से कोई बच्चा कुछ नई चीज़ों को सीख रहा है तो उसके इंटरेस्ट में, उसकी रुचि में और ये इजाफा करता है और उसकी सृजन करता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर चौथे नंबर के प्रश्न में राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों पांचवा प्रश्न कह रहा है कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को, अर्थात कक्षा 5 में जो बच्चा थोड़ा सा कम देखता है, यानी कि आंशिक रूप से देखता है, तो ऑप्शन ए है निम्न स्तर के कार्य करने के लिए माफ करना उचित है। बी उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों की सहायता करनी चाहिए। सी कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। और ऑप्शन डी कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। तो दोस्तों 5 नंबर के इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात कक्षा 5 में अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है प्राथमिक स्तर में और वो उसकी आंखों से कम दिखाई देता है, यानी कि वो थोड़ा न्यून दृष्टि वाला बच्चा है, तो कक्षा में समान रूप से उसके साथ हम बर्ताव करेंगे और ऑडियो सीडी के ध्वनि के माध्यम से उसको जो है उसकी सहायता करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चा कैसा भी हो, किसी भी रूप का बच्चा हो, वो भले कम देखने वाला हो, ज़्यादा देखने वाला हो, कैसा भी बच्चा हो, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हम बच्चे को हमेशा एक साथ पढ़ाएंगे, चाहे बच्चा कैसा भी हो। तो एजुकेशन सिस्टम जो है भारत सरकार की बहुत अच्छी है और इसमें सभी बच्चों को एक साथ बैठा करके एक क्लास में, एक क्लासरूम में पढ़ाया जाता है दोस्तों। तो उसी में ये आपका हमेशा ध्यान दीजिएगा, बाल विकास मनोविज्ञान बाल केंद्रित होता है, अर्थात बच्चे को केंद्र मान करके सारी शिक्षाएं, सारी रणनीतियां बनाई जाती हैं। तो हमेशा आंसर वही सही होगा जो बच्चे के फेवर में हो, बच्चे को सपोर्ट कर रहा हो। तो ये एक ट्रिक होता है दोस्तों बाल विकास मनोविज्ञान का। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका छठवां प्रश्न कह रहा है श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में अंतर्मुक्त किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ रहा हूं। श्यामपट्ट को अर्थात ब्लैक बोर्ड को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में अंतर्मुक्त किया जा सकता है दोस्तों। ऑप्शन ए है श्रव्य साधन, ऑप्शन बी दृश्य साधन, ऑप्शन सी दृश्य श्रव्य साधन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ब्लैक बोर्ड को ध्यान दीजिएगा, 6 नंबर के इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात ब्लैक बोर्ड या श्यामपट्ट को हमेशा हम एक दृश्य साधन के रूप में यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है। ऑप्शन ए श्यामपट्ट पर लिखना, ऑप्शन बी प्रश्नों को हल करना, ऑप्शन सी प्रश्न पूछना और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों 7 नंबर के इस बेहतरीन प्रश्न में ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात शिक्षण कुशलता से संबंधित ये चारों विकल्प सही होगा। अर्थात श्यामपट्ट पर लिखना भी अच्छा होना चाहिए, प्रश्नों को हल करना भी आना चाहिए और प्रश्न पूछना भी होना चाहिए। तो ये शिक्षण की कुशलता से संबंधित ये चारों विकल्प होगा। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हमारे इस ऑल हिट एग्जाम चैनल पर आपका CTET, UP TET, MP TET, PS TET, रीट अर्थात सभी प्रकार के टेट परीक्षाओं की लगातार तैयारी कराई जा रही है दोस्तों। और अभी हम लोगों ने CTET की परीक्षा को कंप्लीट किया है और अब हम लोग UP TET की तैयारी में लगे हुए हैं। तो दोस्तों अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको बहुत लाभ मिलेगा, भरोसा रखिएगा हमारे इस चैनल पर। नेक्स्ट आपका 8वां प्रश्न, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें, ऑप्शन ए कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए,
ऑप्शन बी, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और ऑप्शन डी, स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो दोस्तों 8 नंबर के इस बेहतरीन प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी आपका राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थात कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि अगर क्लास में कोई बच्चा एक शिक्षक से प्रश्न पूछ रहा है तो वह क्लास सबसे पहला वो क्लास क्या होगा? एक एक्टिव क्लास होगा, यानी कि एक सक्रिय अधिगम की प्रक्रिया उस क्लास में हो रही है। दूसरा फायदा यह है कि बच्चा जो प्रश्न पूछ रहा है वह क्या है? सृजनात्मक बालक की श्रेणी में आएगा और वो बच्चा जो है उसको हम लोग और प्रोत्साहित करेंगे एक शिक्षक होने के नाते, ताकि उस बच्चे का और इंकरेजमेंट होगा, उस बच्चे के अंदर और आत्मविश्वास की भावना जागृत होगी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 9वां प्रश्न, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया, किसने किया? ऑप्शन ए, टीपी नन ने, ऑप्शन बी, स्पेंसर ने, ऑप्शन सी, फ्रोबेल ने, और ऑप्शन डी, मॉन्टेसरी ने, अर्थात मारिया मॉन्टेसरी ने। तो दोस्तों 9 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी आपका फ्रोबेल राइट आंसर हो जाएंगे। अर्थात शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन फ्रोबेल मनोवैज्ञानिक के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट आपका 10वां प्रश्न कह रहा है, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी भी नहीं आता है, आप ऑप्शन ए, बच्चे की अपेक्षा करेंगे, बी, अभिभावक को लिखेंगे, सी, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, और ऑप्शन डी, बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे। तो दोस्तों 10 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात अगर कोई अभिभावक हो सकता है, हर परिवार में जो अभिभावक होते हैं, जो गार्जियन होते हैं, जो पिताजी होते हैं, उनके पास बहुत सारा काम होता है, तो वो कभी विद्यालय में अगर नहीं आ पाते हैं तो एक शिक्षक होने के नाते हमारा ये दायित्व तो बनता है कि हम स्वयं उनसे समय निकाल करके मिलने जाएं और उनके बालक के बारे में, उनके बच्चे के बारे में जानकारी दें। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट आपका 11 नंबर पर अगला प्रश्न, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। ऑप्शन ए, बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं, बी, बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है, सी, बचपन आधारिक रूप से प्रतीक्षा अवधि है, और डी, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो दोस्तों 11 नंबर के इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अर्थात बचपन का सांप्रतिक जो दृष्टिकोण है, अर्थात एक तरह से कह सकते हैं कि बचपन में जो बचपन को मनोवैज्ञानिक किस दृष्टिकोण से देखते हैं, तो देखते हैं कि बचपन वृद्धि और परिवर्तन का एक अनूठा काल है, एक अनूठा समय है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 12वां प्रश्न कह रहा है, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श किया जाता है कि ऑप्शन ए है, बच्चों को बोलना की परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा, बी, पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना। नेक्स्ट आपका सी कह रहा है, निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें, और डी, परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों का अभ्यास कराना दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अर्थात 12 नंबर के इस बेहतरीन प्रश्न में ऑप्शन नंबर डी, परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना, बिल्कुल राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 13 नंबर पर अगला प्रश्न पूछ रहा है, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। ऑप्शन ए, सुनिर्मित पाठों में, ऑप्शन बी, स्वतंत्र अध्ययन में, ऑप्शन सी, नियोजित निर्देश में, और ऑप्शन डी, अभ्यास पुस्तिकाओं में। तो दोस्तों 13 नंबर के इस बेहतरीन प्रश्न में आपका राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुनिर्मित पाठों में दोस्तों। अर्थात जो बच्चा असंगठित घर से आ रहा है, यानी कि जिसका घर संगठित नहीं है, उस परिवार से आने वाले बच्चे में जो कठिनाई होगा वह सुनिर्मित पाठों में आएगा दोस्तों। यानी कि जो जिन पाठों को पहले से सुनिर्मित किया गया, उन पाठों को जो है अनुभव करने में उस बच्चे को तकलीफ होगा, क्योंकि वह एक असंगठित परिवार से, एक विखंडित परिवार से आया हुआ बच्चा है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे प्रश्न आपके मनोविज्ञान के हैं दोस्तों। बाल विकास में भी 2 पार्ट होता है, एक बाल विकास होता है और एक मनोविज्ञान होता है।
नेक्स्ट आपका 14वां प्रश्न है, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप ऑप्शन ए उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, बी उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, सी वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उसे उस तरह से अनुप्रेरित करेंगे, और ऑप्शन डी उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। तो दोस्तों 14 नंबर के इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात एक शिक्षक होने के नाते अगर हम देखते हैं कि कोई छात्र बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है, तो हम वह जिस प्रकार से बच्चा आगे बढ़ना चाहता है, प्रगति करना चाहता है, उसे हम उसी तरह से अनुप्रेरित करेंगे और उस बच्चे को बहुत आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि एक अध्यापक होता है जो पूरे समाज का निर्माण करता है। तो दोस्तों आप लोग भी अध्यापक बनने जा रहे हैं और अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं, तो ये भी आपकी जिम्मेदारी है कि समाज का निर्माण करता कौन होता है, एक अध्यापक होता है। तो अध्यापक के कंधे पर पूरे देश की जो है जिम्मेदारी एक तरह से निर्भर होती है। नेक्स्ट दोस्तों 15वां प्रश्न कह रहा है कि यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप ऑप्शन ए उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, ऑप्शन बी उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, ऑप्शन सी उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे, और ऑप्शन डी उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। तो दोस्तों 15 नंबर के इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात यदि कुछ विद्यार्थी क्लास में अध्ययन नहीं कर रहे हैं, मतलब उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो हम उसमें क्या करेंगे। तो दोस्तों हम उसमें उनकी रुचि अर्थात उनकी या तो उस बच्चे का क्या रुचि है ये भी जानने का प्रयास करेंगे, और आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे, जिससे क्लास में जो बच्चे ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, उनका मन कहीं डाइवर्ट हो रहा है, तो हम पहले उस बच्चे के बारे में पूछेंगे कि आपके दिमाग में आप किन चीज़ों को पसंद करते हैं। तो बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से हम उन चीज़ों को पढ़ाएंगे तो बच्चा जरूर पढ़ाई में मन लगाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन में डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 16वां प्रश्न कह रहा है कि वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है। ऑप्शन ए संवेदन प्रणोद अवस्था, ऑप्शन बी औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी पूर्व क्रियात्मक अवस्था, और ऑप्शन डी मूर्त क्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों 16 नंबर के इस बेहतरीन प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी मूर्त क्रियात्मक अवस्था राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थात वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ कर देता है, वह हमेशा मूर्त क्रियात्मक अवस्था कहलाती है। अर्थात बच्चा जो है वो समझने में सक्षम है, तर्क वितर्क करने में सक्षम है, तो वह बच्चा क्या होगा, मूर्त क्रियात्मक अवस्था में होगा। नेक्स्ट आपका 17वां प्रश्न, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों के पहचाना गया था, मतलब सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। ऑप्शन ए है कोहलबर्ग के द्वारा, ऑप्शन बी एरिक्सन के द्वारा, ऑप्शन सी स्किनर के द्वारा, और ऑप्शन डी पियाजे के द्वारा। तो दोस्तों 17 नंबर के इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी जीन पियाजे राइट आंसर हो जाएंगे। अर्थात दोस्तों बच्चों के बौद्धिक विकास के जो 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया वो जीन पियाजे जी के द्वारा पहचाना गया। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका पियाजे राइट और करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों 18वां प्रश्न, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। ऑप्शन ए निषेधात्मक, ऑप्शन बी अग्रसक्रिय, ऑप्शन सी संवेदनात्मक, और ऑप्शन डी उदासीन। तो दोस्तों 18 नंबर के इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी अग्रसक्रिय आपका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात जो बच्चे अल्पवयस्क हैं, अर्थात छोटे बच्चों के अधिगम प्रक्रिया में अभिभावकों को जो भूमिका है वह ज़्यादा सक्रिय होने की है। अर्थात जब बच्चे छोटे होते हैं तो उस समय गार्जियन की, अभिभावक की आवश्यकता ज़्यादा होती है बच्चों को पढ़ाई में। तो बच्चों की पढ़ाई में जब बच्चे काफ़ी छोटे हैं तो उसमें अभिभावक की जो भूमिका है वो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि अग्र सक्रिय होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 19वां प्रश्न, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन ए खेल के मैदान में, ऑप्शन बी विद्यालय एवं कक्षा में, ऑप्शन सी ऑडिटोरियम में, और ऑप्शन डी गृह में अर्थात घर में। तो दोस्तों 19 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर विद्यालय और क्लास में बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, दोस्तों पहचान किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर विद्यालय और क्लास राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 20वां प्रश्न कर रहा है कि डैश 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 को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेतक के रूप में विवेचित किया जाता है। ऑप्शन ए कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, ऑप्शन बी शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, ऑप्शन सी विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, और ऑप्शन डी कक्षा में पूर्ण निरस्ता।
तो दोस्तों 20 नंबर के इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सी विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना आपका राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थात विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेतक के रूप में विवेचित किया जाता है दोस्तों। अर्थात एक्टिव क्लासरूम वही है जिसमें बच्चे शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं। जब बच्चा प्रश्न क्लास में नहीं पूछेगा तो वह क्या है, वह अधिगम एक तरीके से उस अधिगम का महत्व ज़्यादा नहीं निकलेगा, क्योंकि जहाँ पर अध्यापक केंद्रित हो जाएगा वहाँ पर अधिगम की प्रक्रिया बिल्कुल नीरस हो जाएगी, और जहाँ बाल केंद्रित अधिगम प्रक्रिया होगी वहाँ पर क्लास एक्टिव क्लासरूम होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 21वां प्रश्न कह रहा है कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है। ऑप्शन ए श्यामपट्ट का प्रयोग करना, ऑप्शन बी चर्चा करना, ऑप्शन सी कहानी कहना और ऑप्शन डी प्रश्न पूछना। तो दोस्तों 21 नंबर के इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी प्रश्न पूछना बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर दोस्तों। अर्थात कक्षा में क्लास में विद्यार्थियों के इंटरेस्ट को, रुचि को बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को कुछ समय के बाद प्रश्न पूछना चाहिए। अर्थात लगातार प्रश्न पूछेंगे तभी बच्चे जो है वो हेजिटेट होने लगेंगे, लेकिन प्रश्न पूछते रहने से बच्चे जो है वो एक्टिव रहते हैं, उनका दिमाग कहीं डाइवर्ट नहीं होता है। इसलिए क्लास में बच्चों का इंटरेस्ट, रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को कुछ समयांतराल पर प्रश्न पूछना जरूरी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 22वां प्रश्न कह रहा है कि विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। ऑप्शन ए यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, ऑप्शन बी यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, ऑप्शन सी यह समय बिताने में सहायक होगा और ऑप्शन डी यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। तो दोस्तों 22 नंबर के इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा, बिल्कुल सही और राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्यों होगा, क्योंकि विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना यह सहयोग और शारीरिक संतुलन का विकास करने में बिल्कुल सक्षम होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 23वां प्रश्न, परिवार एक साधन है। ऑप्शन ए अनौपचारिक शिक्षा का, ऑप्शन बी औपचारिक शिक्षा का, ऑप्शन सी गैर औपचारिक शिक्षा का और ऑप्शन डी दूरस्थ शिक्षा का। तो दोस्तों 23 नंबर के इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए अनौपचारिक शिक्षा का यहाँ पर बिल्कुल राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थात परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का। औपचारिक शिक्षा का साधन कौन सा होगा, विद्यालय होगा। तो दोस्तों अनौपचारिक रूप से शिक्षा बच्चे को कहाँ मिलती है, परिवार में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 24वां प्रश्न कह रहा है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। ऑप्शन ए महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, ऑप्शन बी अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, ऑप्शन सी आदर्श रूप से बर्ताव कर और ऑप्शन डी उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। तो दोस्तों 24 नंबर के इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सी आदर्श रूप से बर्ताव करके एक शिक्षक जो है वह विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्य को विकसित कर सकता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आदर्श रूप से बर्ताव करना राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक शिक्षक जो होता है दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक शिक्षक के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। पूरे देश की दिशा बदल सकता है एक शिक्षक। शिक्षक के ऊपर युवा बच्चों की जिम्मेदारी होती है, छोटे बच्चे से लेकर के युवा बच्चे, सारे बच्चों की जिम्मेदारी एक शिक्षक के ऊपर होती है। तो शिक्षक एक आइडियल है, शिक्षक का जैसा बर्ताव होगा सेम टू सेम बच्चे वैसे ही बर्ताव करेंगे। तो जैसा शिक्षक का व्यवहार होगा वैसा ही समाज में उस प्रकार से बच्चे भी करेंगे। तो एक शिक्षक का बर्ताव आदर्श रूप से होना चाहिए, तभी तो बच्चे भी आदर्श रूप से बर्ताव करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 25वां प्रश्न, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ऑप्शन ए कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, ऑप्शन बी कक्षा में समयानुवर्ती होना, ऑप्शन सी विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना और ऑप्शन डी एक सुवक्ता होना। तो दोस्तों 25 नंबर के इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना यहाँ पर बिल्कुल राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अर्थात एक शिक्षक होने के नाते सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ये होता है कि विद्यार्थियों को क्या तकलीफ है, क्या कठिनाई है, क्या प्रॉब्लम है, उसको सॉल्यूशन देना, उसको सॉल्व करना, बच्चे को परेशानियों से निकालना, यही मुख्य काम होता है एक शिक्षक का, एक टीचर का दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका 26वां प्रश्न, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे एक शिक्षक होने के नाते। ऑप्शन ए, उसे पहली पंक्ति में बैठाएंगे तथा उस पर कड़ी नजर रखेंगे। बी, उसे कक्षा के कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे। सी, उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। और ऑप्शन डी, इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 26 नंबर के इस प्रश्न में आपका राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसे पहली पंक्ति में बैठाएंगे तथा उस पर कड़ी नजर रखेंगे। आखिर बच्चा क्यों इस तरीके से जो है वह अति सक्रिय हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 27वां प्रश्न कह रहा है कि पृथक पृथक समजाति समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है। ऑप्शन ए, उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। ऑप्शन बी, उनमें समकक्षियों की अभिवृत्ति पर। ऑप्शन सी, दूरदर्शन के प्रभाव पर। और ऑप्शन डी, उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। तो दोस्तों 27 नंबर के इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए, उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अर्थात अलग अलग समजाति समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की जो अभिवृत्ति नॉर्मली होती है, साधारणतया जो होता है, वह उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर आधारित होता है। अर्थात घर में बच्चा जो है अपने माता पिता को आदर्श मानता है और उन्हीं के बताए गए कदमों पर चलता है, उन्हीं का अनुकरण करता है अपने गार्जियन का। तो जिस तरीके से गार्जियन की सोच होगी वैसे ही बच्चे भी अपने गार्जियन के जैसे ही सोचना प्रारंभ करते हैं। तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ए, यहाँ पर उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 28वां प्रश्न, आपको अपनी कक्षा में दो मंदबुद्धि वाले नेक्स्ट आपका 28वां प्रश्न, आपको अपनी कक्षा में दो मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है। आप ऑप्शन ए, उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे। ऑप्शन बी, प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है उसमें बैठाने के लिए बोलेंगे। ऑप्शन सी, ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 28 नंबर के इस बेहतरीन प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की हम तकनीक सीखेंगे जिस प्रकार से हम बच्चों को, उस मंदबुद्धि बच्चे को अच्छे से समझा सकें, अच्छे से पढ़ा सकें, उसे सही दिशा निर्देश में ला सकें दोस्तों। तो अगर कोई बच्चा मंदबुद्धि वाला है तो एक शिक्षक होने के नाते आप कभी भी बच्चे को अनदेखा नहीं करेंगे। हर बच्चा आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर बच्चा इस देश के लिए महत्वपूर्ण है और हर बच्चा जो है वह उतना ही भागीदार है इस भारत निर्माण में जितना कि एक अन्य बच्चा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों 29वां प्रश्न कह रहा है कि एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है। ऑप्शन ए, उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की जरूरत न पड़े। ऑप्शन बी, उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए। ऑप्शन सी, उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। और ऑप्शन डी, विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। तो दोस्तों 29 नंबर के इस बेहतरीन प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सी, उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि एक शिक्षक को साधन संपन्न होने से तात्पर्य है, मतलब है, अर्थ है कि शिक्षक इस स्तर से पर्याप्त ज्ञान उसके पास हो कि वह अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को सिंपल तरीके से, उनकी समस्याओं से निजात दिला पाए, अर्थात अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का उसके पास पर्याप्त ज्ञान हो। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों 30 नंबर पर आपका आखिरी प्रश्न होगा यूपी टेट 2011 पेपर फर्स्ट दोस्तों, प्राथमिक स्तर में बाल विकास मनोविज्ञान में 30 नंबर पर जो आखिरी प्रश्न पूछा गया था, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। ऑप्शन ए, व्यक्तित्व निर्माण में। ऑप्शन बी, कक्षा शिक्षण में। ऑप्शन सी, अनुशासन में। और ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तो दोस्तों 30 नंबर के इस आखिरी प्रश्न में आपका राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी दोस्तों। अर्थात बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है, व्यक्तित्व निर्माण में भी, कक्षा शिक्षण में भी और अनुशासन में भी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर इनमें से सभी राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर समाप्त हुआ, कंप्लीट हुआ। दोस्तों आज से हम लोगों का यूपी टेट का ये क्लास प्रारंभ हो गया है। बस आप लोगों का सहयोग और समर्थन चाहिए। बस
यही प्यार और स्नेह आप हमारे साथ बनाए रखिएगा। बाकी सारी जिम्मेदारी मैं लेकर के आपके साथ चल रहा हूं और ये वादा करता हूं कि आपका यूपी टेट की तैयारी जिस तरीके से मैंने सी टेट के लिए आप लोगों के लिए जान लगा दिया था, उसी तरीके से यूपी टेट की तैयारी में भी मैं आप सभी के सामने जान लगा दूंगा। और आप बस इतना ही मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि बस आप लोग हमारे साथ प्यार और अपना सहयोग बनाए रहिएगा। वीडियो को लाइक करते रहिए और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।